शाहिद कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवाई है उसके मुताबिक रिकॉर्ड और ये एविडेंस पेश हुआ तो इट वाज थॉरली थ्रैश्ड आउट। इट इज अ केस ऑफ नो एविडेंस, देयर इज नो फोरेंसिक। तो फिर कहा गया एफआईआर में कि शूटर 35 साल का है एंड ही इज पैरालाइज्ड। फालज ज़दा शख्स ने गोलियां मारी हैं। अब्दुल कयूम बरी होगा इस केस से, और अगर तैमूर को सजाए मौत होती है तो माँ तो मर गई ना। और इन दोनों भाइयों को चाहिए इकट्ठे हो जाए और असल कातिल को काफिर किरदार तक पहुंचाए। मगर कयूम उधर मौजूद था? नहीं मौजूद था उधर। सच बोला। क्यों मारा उसने अपने बाप को? प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, जायदाद के लिए मारा। अपने बाप की शर्म नहीं की, वो उसने तेरी शर्म की, तुझे क्यों नहीं मारा? अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। आज डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। तमाम मुल्ज़मान 7 मुल्ज़मान पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और इसमें जो मरकज़ी किरदार जो कि ख़बरों की जीनत भी रहा, उनका बेटा अब्दुल कयूम, उसके उस हवाले से भी इस केस को जो है ट्रायल फेस कर रहे हैं बलक शेर खोसा साहब। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि जो इन खबरों में कितनी सदाकत थी कि जो उनका मरकज़ी किरदार के तौर पर जो अब्दुल कयूम को रखा गया था। कभी उसको बताया गया था कि पैसे अखराजात बढ़ गए थे उसकी डिमांड के लिए, कभी गाड़ी की डिमांड के लिए जो है उसने अपने बाप को कत्ल करवा दिया। इस तरह की खबरें चल रही थी, पुलिस की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे थे जो कि खबरों की जीनत बने हुए थे। आज केस कहाँ पर खड़ा है, केस का क्या स्टेटस है, फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, आगे कौन से गवाह सामने आएंगे, हम इनसे मज़ीद जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब्दुल कयूम का किरदार था कि भाई इसका मरकज़ी किरदार था और मुख्तलिफ बातें भी सामने आ रही थी कि भाई इसने बाप के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस पाया गया है। इस बात में कितनी सदाकत है अब तक की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवाई है उसके मुताबिक? देखें जी, अदालत में जो जमा कराई गई तो जब हाई कोर्ट में के सारा रिकॉर्ड और ये एविडेंस पेश हुआ तो इट वाज थॉरली थ्रैश्ड आउट। और हाई कोर्ट ने एक एक नुक्ते पर अपनी ओपिनियन दिया और उस ओपिनियन के बाद केस को 497 प्रोवाइजो 2 में फर्दर इंक्वायरी करके बेल ग्रांट कर दी गई और लिखा गया कि इट इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस, देयर इज़ नो फोरेंसिक, देयर इज़ नो लिंक्ड अप बिटवीन द शूटर्स एंड अब्दुल कयूम रिगार्डिंग एनी टॉक, एनी टेलीफोनिक टॉक और एनी फाइनेंशियली गिविंग देम द रैंसम मनी फॉर किलिंग हिज फादर। अच्छा, फिर कहा गया एफआईआर में कि शूटर 35 साल का है, शूटर 63 इयर्स का है एंड इज़ पैरालाइज्ड। जस्ट इमेजिन, फालज ज़दा शख्स ने गोलियां मारी हैं और वो 63 का है। एफआईआर में तैमूर लिखता है कि वो 35 का, और तैमूर ये लिखता है कि कयूम 7 था, और जबकि कयूम 7 था ही नहीं जब तैमूर ने मुझे खुद बताया है कि मैं था। तैमूर जो है ये उस केस का मुद्दई है और अब्दुल कयूम का छोटा भाई है, 21 साल का बच्चा है। क्योंकि सब कुछ कयूम के नाम था, घर जहाँ रहते हैं वो कयूम के नाम है, जितने डायग्नोस्टिक सेंटर्स थे वो इसके कयूम के नाम, और जितनी और प्रॉपर्टी थी वो कयूम और तैमूर दोनों के नाम। जो हसीब साहब हैं इनके ताए का बेटे, उसके नाम कुछ भी नहीं था। और हमने वो मैसेज देखा, जो मैसेज हम कोर्ट में पेश करेंगे, जिसमें मरहूम डॉक्टर शाहिद लिखते हैं कि आज डायग्नोस्टिक सेंटर और तैमूर फसाद की जड़, उसका फोरेंसिक भी हो गया है, साबित हुआ कि डॉक्टर शाहिद के मोबाइल से मैसेज किया है, जुम्मे के बाद आ जाओ, ये प्रॉपर्टीज़ में आज डायग्नोस्टिक सेंटर फसाद की जड़ हसीब अलहदा कर दूंगा। ये किसको मैसेज किया था? ये अब्दुल कयूम को किया था कि तुम जुम्मे के बाद दफ्तर आ जाओ, और शाहिद की जानिब से किया गया, डॉक्टर शाहिद मरहूम की जानिब से किया गया था। और इसकी तकलीफ बड़ी सख्त थी। जो हसीब है, हसीब ब्रिटिश नेशनल है, और सुनने में आया कि उसने अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड सरेंडर कर दिया, अपने बाप को, अपने पूरे टब्बर को यहाँ से ले गया। भाई दाल में कुछ तो काला है। देखिए, अगर दाल में कुछ तो काला है आप कह रहे हैं, तो पुलिस ने फिर शामिल तफ्तीश हसीब को क्यों नहीं किया? मनी मेक्स द मेयर गो। पाकिस्तान का तो ये हाल है, आपके सामने है। भाई इतनी स्टेटमेंट मेरा ख्याल है आवाम को और देखने वालों को और इस पाकिस्तान की मीडिया को समझ आ जानी चाहिए। उसको 4-5 दिन बुलाया, ना लिखा उसका शामिल तफ्तीश की कोई चीज़, और किसी किस्म की कोई चीज़, एक सफ़ा मसल पे एक लफ्ज़ ने लिखा। हसीब को भी हम एज ए विटनेस पेश करवाएंगे कोर्ट के अंदर, हम तैमूर को भी एज ए मुल्ज़िम उस पर जरा करेंगे, और हम इस्तगासा दे रहे हैं सेक्शन 200 के तहत। ये कहता है कि बाप को मरवा दिया प्रॉपर्टी के लिए। तो मेरा सवाल ये था कि तैमूर, फिर जिसने बाप की शर्म नहीं की उसने तुम्हें क्यों नहीं कत्ल किया? तुम्हें भी कर देना चाहिए था, एक और वारिस मर जाता। तैमूर और हसीब मिले हुए हैं। मैं तैमूर का तो नहीं इतना कहता, मिला है या नहीं खुदा बेहतर जाने। मेरी तो ख्वाहिश है इन दोनों भाइयों में, और माँ, अब माँ पे क्या बीतरी होगी, खावन गया
इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। अब्दुल कयूम बरी होगा इस केस से, और अगर तैमूर को सज़ाए मौत होती है या तैमूर को कोई सज़ा होती है इस केस में, एयानत पे सज़ा होती है, तो वो माँ तो मर गई ना, वो माँ तो मर गई। तो मेरा ख्याल है ऑन ए बिगर सरफेस सुलह के रास्ते हमेशा खोलने चाहिए, और इन दोनों भाइयों को चाहिए इकट्ठे हो जाए और असल कातिल को काफिर किरदार तक पहुंचाए। वगरना जब हमने जरा करनी है तो हम एक एक सवाल पूछेंगे तैमूर से भी, हम एक एक सवाल पूछेंगे कि कातिल तुमने कहा 35-36 साल का है, कातिल निकला 63 का फालज ज़दा आदमी, शूट कैसे करके गया। तुमने कहा कि मेरे बाप को कत्ल किया पैसों के लिए, जायदाद के लिए। ओ भाई, जिसने बाप की शर्म नहीं की, तुझे क्यों नहीं कत्ल किया? तू बाप को छोड़कर शूटर के पीछे क्यों भागा? और शूटर तेरा कोई दोस्त था, तेरा लव्ड वन था कि उसने तुझे छोड़ दिया? तूने कहा कि कयूम साथ मौजूद था, तूने कहा आपके पास तैमूर भी आया था केस के लिए? हमारे पास तैमूर भी आया था। उसका मौक़िफ़ क्या था उसका? यही मौक़िफ़ था जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। उसने कहा था कि मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आया वालिद के साथ, जैसे ही बाहर आए तो शूटर ने गोलियां मारी और शूटर ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और मैं शूटर के पीछे भागा। मैं कहा तुम शूटर के पीछे क्यों भागे? मैं कहा कयूम उधर मौजूद था। उसने कहा कयूम नहीं मौजूद था उधर, सच बोला। तो मैंने कहा क्यों मारा उसने अपने बाप को? उसने कहा जी मेरे बाप को प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, जायदाद के लिए मारा। तो मैं कहा जिसने बाप की शर्म नहीं की वो उसने तेरी शर्म क्यों नहीं की, तुझे क्यों नहीं मारा? वहाँ पर एकदम ही स्टार्टेड ममरिंग और उसके बहनोई ने आगे गुफ्तगू शुरू कर दी। उसका बहनोई उसके साथ थे, तो इसमें आपको और मज़ीद किन लोगों पे जो शक व शबाहत हैं? देखिए, हमारा तो जदी पुश्ती है, वकालत का काम है। मोर देन 6-7 डिकेड्स हो गए इसी प्रोफेशन में। मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ और 27वां साल है, सीख रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में जो नज़र आ रहा है जो कि इसमें कन्फर्म मुलव्विस हसीब है, हसीब का बाप है, और ये बच्चा बेवकूफ़ बना है जो अपने भाई को फंसा रहा है और अपने भाई को जलील कर रहा है। ताकि इसके भाई ने, मेरे अगर रब ने चाहा, गैब का इल्म मेरा अल्लाह जानता है, एविडेंस के मुताबिक, फ़ाइल के मुताबिक इसने क्लीन चिट, अल्लाह ने इसको बरी करना है, इज्जत देनी है, क्योंकि बच्चा ये सच्चा है। और ये माँ का नाम लेके ज़ारो कतार रोता है, अपने भाई को कहता है कि बेटों की तरह है मेरे। और एक लफ्ज़ मैंने नहीं सुना कि इसने कभी अपने भाई या अपनी माँ के बारे में या बहन के बारे में कोई अदा किया। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये जो केस था इसमें तमाम तर जो मरकज़ी किरदार था वो सिर्फ अब्दुल कयूम को ही टारगेट किया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो सिर्फ अब्दुल कयूम को ही टारगेट किया गया। ये मुझे बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने ये जो है इसकी बेल कन्फर्म हुई थी और ये कहा गया था उस दौरान कि इसको मशवरे की हद तक रखा गया, तो पुलिस ने फिर कहीं ना कहीं तो इसका किरदार लिखा है ना मशवरे में, इसीलिए तो बेल ली गई 109 में, इसीलिए तो रखा गया, इसीलिए तो बेल ग्रांट कर दी गई। हाई कोर्ट ने कहा ही इज नॉट कनेक्टेड इन एनी फॉर्म, ही इज नॉट कनेक्टेड इन फोरेंसिक रिगार्डिंग द फोन कॉल्स बिटवीन शूटर्स। एयानत जिसने की, जिसने शूट किया, जिसने पैसे दिए, जिसने पैसे लिए, उन्होंने कहा जी पुलिस एविडेंस में, कस्टडी में रहा है, ये लीगल इलीगल दोनों में रहा है, एक चीज़ साबित नहीं हो सकी। ये सिर्फ इसको ड्रैग किया गया है कि ताकि ये प्रॉपर्टी पे हसीब साहब को किसी तरह फारिग ना कर दे। हसीब साहब तो अब पूरी प्रॉपर्टी पे काबिज होकर बैठ गए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे काबिज होकर बैठ गए। वो तो खरबों अरबों का मुनाफा खा रहे हैं, क्योंकि इनकी अमेरिका में भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, इनके लंदन में भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, इनके सऊदीया में भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं। सो इसलिए हसीब साहब को किसी तरह भी ये पसंद नहीं है कि अब, क्योंकि डेफिनेटली शरीयत के मुताबिक अगर कोई बेटा सज़ा होती है, कन्विक्ट होता है, तो उसको जायदाद का हिस्सा नहीं मिलता। सो इनके दिमाग में ये किसी ने बात डाली है, और जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो बरियत के लिए काफ़ी है। जो उसमें उन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज में मोतियों की तरह कानून को और एविडेंस को परो दिया है, तो जरा उसी पे होनी है सारी। देखा जाए तो इस केस में मरकज़ी किरदार उसको रखा गया था, लेकिन एडवोकेट साहब की बातों से, गुफ्तगू से लग रहा है कि इसमें जो मरकज़ी किरदार जो दीगर मुल्ज़मान है वो इस टाइम आउट ऑफ कंट्री है, और तमाम तर किया धड़ा जो है वो एक हसीब नामी जो कि उनके ताए का बेटा है उसका है। और दूसरी बात ये आपको भी बताता चलें कि 30 अगस्त को केस की समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है, गवाहों को तलब कर लिया गया है। मज़ीद क्या अपडेट है वो हम आपको मज़ीद बताएँगे।